वेलकम बैक क्लास। पिछली क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने 4 परमाणु मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया था। पहला मॉडल जॉन डाल्टन का मॉडल, उसके बाद थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड सोनपत्र प्रयोग और नील्स बोहर की परिकल्पनाएं। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम जो चैप्टर का अगला पार्ट है, अब उसमें चलते हैं। हमारा चैप्टर क्या था? परमाणु सिद्धांत, ठीक, और तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण एवं गुणधर्म। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। परमाणु सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पहली बात, वर्गीकरण शब्द का मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। वर्गीकरण शब्द का मतलब क्या होता है कि एक ही तरीके की चीज़ों को एक साथ रखना। ऐसे तत्व जिनके क्या है, भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, एक ही तरीके के हैं, उन तत्वों को हम रखेंगे एक साथ। और जिन तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हैं, उन तत्वों को हम अलग अलग रखेंगे। जैसे किसी फल वाले की दुकान पर देखेंगे तो आम, सेब, संतरे जो आम है वो एक साथ रखेंगे, सेब अलग अलग रखे होंगे, संतरे अलग अलग रखे होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, ऐसे तत्व जिनकी क्या है, जिनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या है, सेम है, उनको साथ में रखना है, और जिनके अलग हैं उनको अलग रखना है। जैसे कि हम बात करें कुछ धातुओं की, जैसे सोना एक धातु है, लोहा एक धातु है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक, और नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, ठीक है। तो ये 4 तत्व हैं, 4 में 2 धातुएं हैं और 2 गैसें हैं। इनकी भी अगर गुणधर्म देखें तो अलग, ये बहुत महंगी धातु है, ये क्या है, कंपेयर सोने के मुकाबले से थोड़ी सस्ती मिलती है। ऑक्सीजन ये हमारे लिए श्वास में काम में आती है, नाइट्रोजन हमारे श्वास में काम में नहीं आती है, पेड़ पौधों में काम में आती है, ठीक है। 4 तत्वों की बात करें, इन चारों की अलग अलग अपने गुणधर्म हैं। कुछ गुणधर्म समान है, कुछ गुणधर्म अलग अलग है। तो क्या है, IUPAC एक संस्था है। ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर है। क्या है ये? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पूरी इंग्लिश में है, जिसको मैंने हिंदी में लिखा है, आपको इंग्लिश में याद करना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ये सबसे बड़ी संस्था है, जिसने अब तक 118 तत्वों की पहचान कर रखी है। 118 तत्व, आज तक टोटल 118 तत्वों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से कुछ क्या है मानव निर्मित है और अधिकांश क्या है वो हमें प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। अब इन 118 तत्व, मुझे एक बात बताइए, जब हमें इन 4 तत्वों का कंपैरिजन करना है, इन 4 तत्वों की तुलना की, तो इनके ही अनेक सारे गुण हैं, इनके सभी समस्त गुणों के बारे में हम नहीं जान पाए। तो हम 118 तत्वों के बारे में समस्त जानकारी कैसे एकत्रित कर सकते हैं, या कैसे उनको हम अपनी समझ के लिए हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं, या उनको याद करके कुछ उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रा मुश्किल था। तो इसके लिए हमने क्या करा, तत्वों का क्या किया, हमने वर्गीकरण किया, ठीक है। आज तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, IUPAC ने इनको प्रमाणित किया हुआ है, ठीक है। और इन 118 तत्वों में क्या है कि इनकी जो भी भौतिक व रासायनिक गुणधर्म है, उनको आराम से आप पढ़ सको, समझ सको, उसके लिए हमने क्या किया, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया है। एक जैसे ये 2 क्या है, धातुएं, इसी तरीके से एक धातु है पारा, ठीक है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं मरकरी, ठीक है। सोना कैसा होता है, मजबूत होता है, हार्ड होता है, आप उसको दबा ऐसे नहीं कर सकते। लोहा भी इसी तरीके से मजबूत होता है, आप ठोस होते हैं, दोनों ठोस होते हैं। लेकिन अच्छा, रूम टेम्परेचर की बात करें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है रूम टेम्परेचर पे ये सोना बिल्कुल हार्ड रहता है, लोहा भी बिल्कुल हार्ड रहता है। लेकिन पारा जो होता है, ये क्या होता है, द्रव में होता है, और ये दोनों कैसे में होते हैं, ठोस होते हैं। तो है तो ये दोनों ही धातु हैं, लेकिन इनके भी गुणधर्म क्या है, तो अलग अलग है। तो इसलिए क्या है कि हर एक तत्व का क्या करना है हमको, कि उनके जो भी गुणधर्म है, उन गुणधर्मों के आधार पर उनका वर्गीकरण हमें इस तरीके से हो कि हमको उन तत्वों के जो भी रासायनिक गुणधर्म है, उनको हम उनके हिसाब से काम में ले सकें, और
उनके बारे में तमाम जानकारियाँ एकत्रित कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है वो सबसे पहले किया किसने, डॉबराइनर ने। किसने किया, डॉबराइनर ने। इसको कहते हैं हम डॉबराइनर वर्गीकरण, डॉबराइनर का वर्गीकरण। ठीक है, इसको त्रिक नियम भी कहते हैं। कैसे समझते हैं इसको, त्रिक का मतलब क्या होता है, 3। तो इन्होंने क्या किया, डॉबराइनर ने ऐसे तत्व जिनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या थे, समान थे, तो उनको क्या करा, उनके 3-3 के ग्रुप बनाए, 3-3 के ग्रुप बनाए। ठीक है, 3-3 तत्वों के समूह। ठीक, 3-3 तत्वों के समूह बनाए। इन तत्वों के समूह को कहा गया त्रिक। क्या कहा गया, त्रिक। अब ये 3-3 तत्वों के समूह किस हिसाब से बने, इनको बनाया उन्होंने, उनको जो जमाया, उनको व्यवस्थित किया। किस तरीके से व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में डॉबराइनर ने क्या करा, 3-3 तत्वों के समूह बनाए और इन 3-3 तत्वों के समूह को क्या किया, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। और उन्होंने ये कहा कि ये जो 3-3, अब अच्छा चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं वो कौन कौन से तत्व थे जिनको 3-3 के रूप में अरेंज किया। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम तत्व, परमाणु भार, इस तरीके से तत्व, परमाणु भार, यहाँ पे तत्व और परमाणु भार। ठीक है, अब टेबल आपके नोट्स में बनी हुई है, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे पहला उन्होंने त्रिक बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, 7, सोडियम का कितना होता है, 23 और पोटेशियम का 39। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो भी त्रिक हैं, इन त्रिकों में जो प्रथम और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार है, उसका परमाणु भार का औसत, परमाणु भार क्या है, 7 और 39। 7 और 39 का औसत कितना है, देखिए 7 और 39 46, 46/2 23। तो ये क्या है, इसके बराबर। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये त्रिक हैं, इन त्रिकों में पहले और तीसरे तत्व के जो परमाणु भारों का औसत है वो किसके बराबर आएगा, वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर आएगा, बीच वाले तत्व के लगभग बराबर आएगा। इसी तरीके से उन्होंने 2 और ट्राइड बनाए जो आपके नोट्स में अवेलेबल है, जो कि हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने 3 ट्राइड बनाए। जिस ये पैटर्न जो परमाणु भारों का ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यही 3 पैटर्न वहाँ पे भी फॉलो होगा। इसमें जैसे देखिए कि कैल्शियम का जो हमारा परमाणु भार होता है वो होता है 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का होता है 137। ठीक है, तो देखिए 40, 88 और 137। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है 35, 80 और ये हो गया हमारा 127। ठीक है, चलिए एक बार इसको करके देखते हैं हम। इनका परमाणु भार का औसत कितना आएगा, देखो 40 + 137/2 कितना आया, 177/2, दैट इज 88.5। ठीक है, ये 88 और ये 88.5 है, तो लगभग बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम क्लोरीन और आयोडीन का 35 + 127/2, ये कितना हुआ हमारा, देखिए 162/2, दैट इज 81। और ये भी अप्रॉक्सीमेटली बराबर 80-81 लगभग बराबर सही है। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रथम और जो तृतीय तत्व है, इन प्रथम और तृतीय तत्वों का
परमाणु भार का औसत बीच मध्यवर्ती तत्व के लगभग बराबर होगा। और इसी तरीके से क्या होगा, वे समस्त गुणधर्म वे जो ये तत्व प्रदर्शित करते हैं उनमें जितना इनका मध्यवर्ती भी इनके मध्यवर्ती गुणों को ही प्रदर्शित करेगा। मतलब अगर ये मान लीजिए कोई गुणधर्म ऐसा है जो लिथियम कम प्रदर्शित करता है और ये पोटेशियम सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करता है, तो ये सोडियम क्या करेगा, इससे ज़्यादा प्रदर्शित करेगा और इससे कम प्रदर्शित करेगा, मतलब इन दोनों के बीच की अवस्था में रहेगा। इसी तरीके से स्ट्रोंशियम और बेरियम भी रहेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा, जिस प्रकार इनका परमाणु भार जो का औसत लगभग बीच में आ रहा है, उसी तरीके से क्या होगा कि ये जो इनके तत्व हैं, इनके रासायनिक व भौतिक गुणधर्म भी क्या होंगे, इन तत्वों के मध्यवर्ती होंगे, इनके गुणधर्मों के भी क्या होंगे, मध्यवर्ती होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा डोबराइनर का वर्गीकरण। और अच्छा, ये तो डोबराइनर वर्गीकरण, ये तो 3 ही एलिमेंट है हमारे पास 118। तो इसका डोबराइनर का ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमी और सीमा क्या है कि ये केवल 3 ही त्रिक बना पाए थे। अब 9 तत्वों का वर्गीकरण हुआ, तत्व तो हैं टोटल 118, तो उनका कैसे वर्गीकरण होगा, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो ये क्या है, उनकी कमी क्या है कि ये केवल 3 ही त्रिक बना पाए थे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा डोबराइनर का वर्गीकरण। अब इसके बाद जो अगला जो साइंटिस्ट था वो था न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब उसके बारे में देखते हैं हम जरा। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्ट का मतलब क्या होता है, 8। तो अब त्रिक में 3 का समूह था, यहाँ पे कितना का समूह होगा, 8 का समूह होगा। किस तरीके से होगा देखते हैं। न्यूलैंड ने भी क्या करा, जैसे डोबराइनर ने क्या करा था कि परमाणुओं को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया था, उसी तरीके से इन्होंने भी क्या करा कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से जमाया था। कैसे देखते हैं हम इसको दोबारा एक बार फिर से। चलिए, न्यूलैंड में क्या होगा, 8 तत्व। कैसे, जैसे देखो, इन्होंने इसकी तुलना करी है संगीत के सुरों से। संगीत के सुर कैसे, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। ठीक है, तो ये कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो पहला है वही क्या है, 8वां है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये कहा, न्यूलैंड ने ये कहा कि पहला, अगर आप ग्रुप में अरेंज करेंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो पहला तत्व जो भी रासायनिक गुणधर्म, जो भी रासायनिक भौतिक गुणधर्म दिखाएगा, उसी तरीके से 8वां तत्व भी उसी तरीके के गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। मतलब गुणधर्म का पहला जो तो प्रदर्शित करेगा वही गुणधर्म कौन प्रदर्शित करेगा, 8वां। अगर दूसरा जो करेगा वो इसके बाद जो आने वाला है वो करेगा। इसी तरीके से अब ये तो संगीत के शब्दों में बात होगी। अब इनको तत्वों के बारे में हिसाब से एक बार इनको जमा के देखते हैं। जैसे उन्होंने अपना ये अरेंजमेंट शुरू किया लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक बात। चलिए, अब इनका परमाणु भार भी लिख लेते हैं। लिथियम का 7, बेरिलियम 9, 11, 12, 14, 16, 19, सोडियम 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 39 और 40। ठीक बात। तो इस तरीके से ये तत्वों को यहाँ पे क्या हो गया, तत्व, परमाणु भार, इस तरीके से हो गया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पहला तत्व जो शो करेगा उसके 8वां तत्व, उसके बाद में जो 8वां तत्व आएगा वो भी सेम ही गुणधर्म बताएगा। तो जैसे ये हमारा पहला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8। तो मतलब क्या हुआ, लिथियम की जैसी प्रॉपर्टीज़ कौन शो करेगा, सोडियम। इसके बाद 8वां तत्व देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये भी 8वां हो गया। तो ये भी उसके जैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा, उसके जैसे गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे एक तो कि भाई हमने हाइड्रोजन हीलियम नहीं लिया था, यहाँ पे नियोन नहीं लिया, यहाँ पे आर्गन नहीं लिया। तो इसका कारण ये है कि तब तक के उन तत्वों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए उनको यहाँ पे नहीं लिया गया। अब इसमें परेशानी क्या भाई, इन्होंने कहा इनका गुण नियम क्या था कि
कि 8 उन्होंने क्या कहा, जो भी तत्व उपस्थित थे उनको क्या कहा, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। और उन्होंने कहा कि पहला जो तत्व है उसके जैसे ही गुणधर्म उसके बाद आने वाला 8वां तत्व भी वैसे ही गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये। अगर हम बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम के बाद आने वाला 8वां तत्व कौन सा होगा, मैग्नीशियम होगा। जैसे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 और 8, और मैग्नीशियम के बाद 8वां। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो फिर उसके बाद 8वां तत्व है ही नहीं। तो यही इस नियम का क्या है कि कमी है। कमी क्या है कि इसमें क्या उन्होंने क्या किया कि ये केवल जो है कैल्शियम तक के ही परमाणुओं का, कैल्शियम तक के ही तत्वों का वर्गीकरण कर सके थे, उसके बाद के तत्वों का वर्गीकरण इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई कमी। पहली बात तो क्या कि उन्होंने 8 तत्वों का गुणधर्म किया, उन्होंने किससे तुलना करी इसकी, कि संगीत के सुरों से, 7 सुरों से तुलना करी। और उन्होंने कहा जैसे संगीत में 8वां तत्व, 8वां सुर अपने आप को दोहराता है, उसी तरीके से 8वां तत्व जो होगा वो क्या करेगा, पहले तत्व के जैसे गुणधर्मों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए, तो 2 आज हमने पढ़ लिए वर्गीकरण, कौन कौन से, न्यूलैंड का वर्गीकरण और उसका डॉबराइनर का वर्गीकरण। ठीक है, अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो होगा मेंडलीव का वर्गीकरण और आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। अब आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।